The annual range of temperature in the interior of the continent is high as compared to coastal area. What is or are the reason? तो इंटीरियर और कॉन्टिनेंट का इंटीरियर और कोस्टल एरिया का टेम्परेचर में फ़र्क क्यों रहता है एनुअली? So first, thermal difference between land and water. Second, variation altitude between continent and ocean. Third, presence of strong wind in the interior. Fourth, heavy rain in the interior as compared to coast. लैंड और वाटर के बीच में थर्मल डिफरेंस होता है, फिर कॉन्टिनेंट ओशन के बीच में एल्टीट्यूड का डिफरेंस होता है, इंटीरियर में स्ट्रॉन्ग विंड का प्रेजेंस होता है और इंटीरियर का जो हेवी रेन जो रहता है ज़्यादा रहता है कोस्ट से। Select the correct answer using code given below. तो करेक्ट आंसर यूज़ करो कोड में A1 only, B1 and 2 only, C2 and 3 only, 1, 2, 3 and 4. The annual range of temperature refers to a difference between highest and lowest temperature over the course of a area. तो यहाँ पे जो है हाईएस्ट और लोवेस्ट टेम्परेचर के बीच में जो एनुअली टेम्परेचर का जो रेंज जो है the range is typically higher in the interior of continent compared to coastal area due to specific climate factor. तो यहाँ पे कॉन्टिनेंट का जो इंटीरियर रहता है उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है कंपेयर टू कोस्टल एरिया से कुछ स्पेसिफिक क्लाइमेटिक फैक्टर की वजह से। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। Land heats and cool more rapidly than water due to lower specific heat capacity. ज़मीन जो है उसका हीट ठंडा और गर्म जल्दी रैपिडली हो जाता है कंपेयर टू वाटर से, क्योंकि लैंड का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो कम है। दिस टेंड टू ग्रेटर टेम्परेचर एक्सट्रीम इन कॉन्टिनेंटल इंटीरियर। इसकी वजह से क्या होता है, कॉन्टिनेंट्स इंडिया में टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है। इन कॉन्ट्रास्ट कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस मॉडरेट टेम्परेचर ईयर राउंड बिकॉज वाटर हायर स्पेसिफिक हीट अलाउड it to absorb and release heat more slowly, stabilizing the climate. इसके उल्टा कोस्टल एरिया जो है मॉडरेट टेम्परेचर एक्सपीरियंस करता है पूरे साल भर, क्योंकि वाटर जो है उसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा रहता है और वो ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करता है, लेकिन वो हीट जो है कम बहुत ही स्लोली रिलीज़ करता है। इसकी वजह से ये क्लाइमेट को स्टेबलाइज कर पाता है। स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। एल्टीट्यूड अफेक्ट लोकल टेम्परेचर, हायर एल्टीट्यूड आर कूलर but it does not significantly influence the annual temperature range between coastal and interior region. तो एल्टीट्यूड जो है वो लोकल टेम्परेचर को अफेक्ट करता है। हाई एल्टीट्यूड जो है बहुत ही कूल रहता है, ठीक है, मतलब जैसे जैसे हम माउंटेन्स के ऊपर जाएंगे तो एल्टीट्यूड बढ़ेगा, तो जैसे जैसे माउंटेन्स के ऊपर जाते रहेंगे एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो और ठंडा फील होगा, बट इट डज नॉट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द एनुअल टेम्परेचर रेंज। लेकिन ये एनुअल टेम्परेचर रेंज को इन्फ्लुएंस नहीं करता है कोस्टल और इंटीरियर रीजन के बीच में। द क्वेश्चन इज अबाउट हॉरिजॉन्टल कोस्टल वर्सेस इंटीरियर डिफरेंस, नॉट वर्टिकल एल्टीट्यूड डिफरेंस। क्वेश्चन ये हॉरिजॉन्टल है, कोस्टल वर्सेस इंटीरियर में फ़र्क रहता है, वर्टिकल या फिर एल्टीट्यूड डिफरेंस। जो कोस्टल और इंटीरियर का हॉरिजॉन्टल जो रहता है उसका डिफरेंस, ना कि वर्टिकल एल्टीट्यूड का डिफरेंस।
Statement 3 is incorrect. While wind affect the local temperature, strong wind do not have direct relationship with the annual temperature range. तो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 क्या है? यहाँ पे विंड जो है वो लोकल टेम्परेचर पे अफेक्ट करता है। स्ट्रॉन्ग विंड डायरेक्ट रिलेशनशिप में रहता है एनुअल टेम्परेचर रेंज के साथ। विंड पैटर्न इन्फ्लुएंस द distribution of temperature but do not necessarily cause a high annual range in the interior of continents। तो यहाँ पर विंड पैटर्न जो है वो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन में फ़र्क लेके आता है, लेकिन उसकी वजह से कॉन्टिनेंट्स की इंटर में हाई एनुअल रेंज नहीं होता है। Statement 4 is incorrect. In fact, coastal areas usually receive more rainfall due to their proximity to large water bodies। तो स्टेटमेंट 4 में कोस्टल एरिया में ज़्यादा रेनफॉल होता है क्योंकि कोस्टल एरिया जो है समुंदर के नज़दीक रहता है, तो इसलिए उसके पास वाटर बॉडी ज़्यादा रहता है। हैवी रेन्स टेंड टू मॉडरेट टेम्परेचर बाय इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी। हैवी रेनफॉल की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर जो है कम हो जाती है, मॉडरेट हो जाता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी भी बढ़ता है, विच रिड्यूस टेम्परेचर वेरिएशन, जिसकी वजह से टेम्परेचर का जो वेरिएशन जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, हैवी रेनफॉल होता है तो टेम्परेचर मॉडरेट होता है, हो जाता है ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से टेम्परेचर कम हो जाता है। दस दिस इज़ अ नॉट अ फैक्टर इन द इंक्रीज एनुअल टेम्परेचर रेंज। तो ये जो है फैक्टर नहीं है जिससे, तो ये फैक्टर नहीं है जिससे कोस्टल और इंटीरियर कॉन्टिनेंट्स के बीच में टेम्परेचर का फ़र्क है। क्लाइमेट इज़ एक्सट्रीम रेनफॉल। In extreme rainfall is scanty and the people used to the nomadic herding। क्लाइमेट जब एक्सट्रीम होता है तो रेनफॉल थोड़ा होता है और लोग जो है नोमैडिक हर्डर्स रहते हैं, मतलब चरवाहे हैं। सो ये आंसर क्या है? द अबव स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो कौन से रीजन क्या बताएं? ए सवाना, अफ्रीकन सवाना, बी सेंट्रल एशिया स्टेप, सी नॉर्थ अमेरिका प्रेयरी, डी साइबेरियन टंड्रा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी है इसका आंसर, सेंट्रल एशियन स्टेप है। सो द डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सट्रीमली क्लाइमेट, स्कैंटी रेनफॉल and nomadic herdings। Best fit Central Asia steppe climates or a temperate continental climates or a temperate grassland climates। तो ये जो है एक्सट्रीम क्लाइमेट है स्कैंटी रेनफॉल है, मतलब कम रेनफॉल होता है, एक्सट्रीम क्लाइमेट रहता है, और नोमैडिक हर्डर मतलब चरवाहे का लाइफ लोग जीते हैं। ये इस तरीके का जो है स्टेटमेंट ये सेंट्रल एशिया स्टेppe क्लाइमेट के लिए है, या फिर टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट या फिर टेम्परेट ग्रासलैंड क्लाइमेट के लिए है। सो ज़्यादातर ये जो ऐसा जो रीजन में जो लोग रहते हैं वो मंगोलियंस होते हैं। टेम्परेचर द कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट ऑफ द स्टेppe रीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशन बिटवीन समर एंड विंटर। ये जो स्टेppe रीजन का जो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट जो है ये कैरेक्टराइज होता है समर विंटर का एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से। Precipitations, the area in the average rainfall is above 45 cm but vary as per location from 25 to 75 cm। एवरेज रेनफॉल जो है 45 सेंटीमीटर रहता है, लेकिन अलग अलग लोकेशन में वो चेंज होता है 25 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर तक। द हेवीएस्ट रेन इन जून एंड जुलाई, लेट स्प्रिंग एंड अर्ली समर। जो जून और जुलाई में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है और लेट स्प्रिंग और अर्ली समर में।
Fair lifestyle. Historically, the central steppe was home to nomadic herders like Kyrgyz and Kazakhs who relied on migratory animal grazing. तो ये जो सेंट्रल एशियन स्टेप एरिया जो है ये हिस्टोरिकली नोमैडिक चरवाहों का घर है, जैसे कि किर्गिज़ कज़ाक्स। ये ज़्यादातर जो है माइग्रेटरी एनिमल के ऊपर डिपेंड करते थे, जैसे कि गोट, शिप्स, इनके ऊपर, और घोड़े। However, nomadic lifestyle have largely declined due to modernization. लेकिन मॉडर्नाइजेशन की वजह से नोमैडिक लाइफस्टाइल अब ख़त्म हो गया है। फिर 38 during a thunderstorm, the thunder in the sky is produced by the तो थंडरस्टॉर्म्स के वक्त जो आसमान में थंडर जो रहता है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? फर्स्ट, मीटिंग ऑफ cumulonimbus cloud in the sky. Second, lightning that separate the nimbus clouds. Third, violent upward movement of air and water particles. तो आसमान में cumulonimbus cloud मिलता है, फिर निम्बस क्लाउड सेपरेट होता है, हवा का पार्टिकल, एयर, इनका वायलेंट अपवर्ड मूवमेंट होता है, मतलब एक दूसरे से वायलेंटली टकराता है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो करेक्ट आंसर क्या है? A 1 only, B 2 and 3, C 1 and 3 and D none of the above. D. Thunder is caused by lightning. When a lightning bolt travels through the air, it hits the air to an extreme high temperature up to 30,000 Kelvin. D जो है इसका आंसर है, इसमें कोई भी करेक्ट नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है, हीट जो है जब भी बिजली आती है तो वो उसका तो एयर की वजह से ट्रैवल होता है, तो वो हवा को गर्म करता है एकदम हाई टेम्परेचर में, अराउंड 30,000 केल्विन। दिस सडन हीटिंग कॉज द एयर टू एक्सपेल एक्सप्लोसिवली। इसकी वजह से हीटिंग जो है वो एयर को एक्सपांड करता है, क्रिएटिंग अ शॉक वेव दैट वी हियर एज थंडर। इसकी वजह से शॉक वेव क्रिएट करता है इसकी वजह से शॉक वेव क्रिएट करता है जब हम बिजली को, थंडर को सुनते हैं। तो इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय द मीटिंग ऑफ क्लाउड मिलते वक्त तब नहीं होता है, द सेपरेशन ऑफ क्लाउड और द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर एंड वाटर पार्टिकल। तो क्लाउड का सेपरेशन, एयर और वाटर पार्टिकल का अपवर्ड मूवमेंट होता था, हम शॉक वेव सुनते हैं। Statement 1 is incorrect. Thunder is not caused by meeting of cloud. Thunder जो है वो क्लाउड के मिलते वक्त नहीं होता। Cumulonimbus clouds are indeed responsible for thunderstorm. Cumulonimbus cloud जो है responsible है thunderstorm के लिए। With thunder itself result from the rapid heat or an expansion of air due to lightning or the meeting of cloud. तो थंडर जो है वो रिजल्ट देता है जब भी एयर एक्सपांड होता है, हीट रैपिडली होता है लाइटनिंग की वजह से, जब क्लाउड मर्ज नहीं होता। Statement 2 is incorrect. Lightning occurs due to electrical discharge within or between the cloud and the ground.
जो इलेक्ट्रिक लाइटनिंग होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है क्लाउड के बीचों बीच ग्राउंड में भी। थंडर रिजल्ट फ्रॉम द सडन एक्सपांशन ऑफ एयर ड्यू टू इंटेंस हीट ऑफ लाइटनिंग नॉट फ्रॉम द निम्बस क्लाउड सेपरेशंस। थंडर जो है रिस्पॉन्सिबल है एयर का सडन एक्सपांशन के लिए, इंटेंस हीट लाइटनिंग का इंटेंस हीट के लिए, ना कि निम्बस क्लाउड सेपरेशन के लिए। Statement 3 is incorrect. Where violent air and water particle movement occur within the cumulonimbus cloud during a thunderstorm, they do not directly produce the thunder. तो यहाँ पर एयर और वाटर पार्टिकल वायलेंटली मूव होता है कुमुलम्बस क्लाउड आता है और थंडरस्टॉर्म के वक्त और वो थंडर प्रोड्यूस करता है। द updraft and downdraft determine storm intensity but are not responsible for the sound of thunder. तो अपड्राफ्ट और डाउनड्राफ्ट जो है स्टॉर्म इंटेंसिटी को डिटरमाइन करता है, लेकिन वो थंडर स्टॉर्म साउंड का लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। In troposphere near Earth's surface, temperature usually decreases as altitude rise. Earth surface में का जो ट्रोपोस्फियर टेम्परेचर जैसे से कम होता है, एल्टीट्यूड बढ़ता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ता है माउंटेन का, वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है। दिस इज कॉल्ड लैप्स रेट, इसको लैप्स रेट बोलते हैं। ऑन एवरेज टर्म टेम्परेचर ड्रॉप बाय 1 डिग्री सेल्सियस। एवरेज में टेम्परेचर ड्रॉप होता है 1 डिग्री सेल्सियस में। For every 165 meter of height, this equal about 6.5 डिग्री सेल्सियस for every किलोमीटर। तो ये हर 165 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है। जैसे जैसे हाइट का 165 मीटर बढ़ता है 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है। हर किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस इक्वल रहता है। Statement 1 is correct. The Earth's surface absorbs solar radiation and then re-radiate it as a heat. अर्थ सरफेस जो है वो सोलर रेडिएशन ऑब्जॉर्व करता है, री-रेडिएट करता है हीट के फॉर्म में। द एयर इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस वार्म अप एंड ट्रांसफर हीट टू द लेयर अबव थ्रू कंडक्शन, कन्वेक्शंस, रेडिएशंस। एयर जो है वो सरफेस वार्म अप के कांटेक्ट में आता है, हीट को ट्रांसफ़र करता है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशंस के थ्रू। सिंस द प्राइमरी हीट सोर्स इज द अर्थ सरफेस, हायर एल्टीट्यूड रिसीव लेस हीट लीडिंग टू अ ड्रॉप इन टेम्परेचर्स। तो प्राइमरी हीट सोर्स जो रहता है वो अर्थ सरफेस रहता है। एल्टीट्यूड ज़्यादा रहता है तो हीट कम मिलता है और टेम्परेचर भी कम हो जाता है। Statement 3 is incorrect. Moisture contain water vapor which accounts for being around 1 degree Celsius of the air vary greatly in the troposphere. तो यहाँ पर जो है वाटर कंटेंट जो है वाटर वेपर वो 1 हवा का 1% के आसपास होता है, वो ट्रोपोस्फियर में वैरी करता है। वाटर कंटेंट वाटर वेपर डिक्रीज सिग्निफिकेंटली विद एल्टीट्यूड। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है, माउंटेन का हाइट बढ़ता है, तो वाटर वेपर जो है कम होता है, डिक्रीज होता है। एज मोस्ट वाटर वेपर इज फाउंड नियर द अर्थ सरफेस, क्योंकि ज़्यादा वाटर वेपर जो है अर्थ के सरफेस में मिलता है। द अपर एटमॉस्फेयर इज ड्रायर नॉट मोर मॉइस्ट। जो अपर एटमॉस्फेयर रहता है वो
ड्राई रहता है, लेकिन उसमें मॉइस्चर नहीं रहता, मतलब उसमें वाटर वेपर नहीं रहता, ड्राई रहता है. Statement C is correct. As altitude increases, air pressure and density decreases. Altitude कम होता है तो एयर प्रेशर डेंसिटी जो है वो भी कम होता है. एल्टीट्यूड बढ़ता है, हाइट बढ़ता है तो एयर प्रेशर और डेंसिटी कम होता है. लेस डेंस एयर for less heat, contributing to decrease in temperature with height. एल्टीट्यूड बढ़ता है, एयर प्रेशर और डेंसिटी कम होता है. एयर जो है लेस डेंस रहता है, हीट कम होता है, और जैसे जैसे हाइट बढ़ता है टेम्परेचर कम होता है. एल्टीट्यूड बढ़ता है तो एयर प्रेशर और डेंसिटी कम होता है, एयर का डेंस कम होता है, हीटिंग भी कम होता है, और टेम्परेचर जो है वो कम होता है. Which one of the following is the characteristic climate of the tropical savanna region? तो यहाँ पे ट्रॉपिकल सावना रीजन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? A. Rainfall throughout the year. B. Rainfall in winter only. C. An extremely short dry season. D. Definite dry and wet seasons. तो यहाँ पर ट्रॉपिक सावना रीजन, तो रेनफॉल जो है पूरे साल भर, रेनफॉल विंटर में सिर्फ, extreme short dry season, definite dry or wet seasons. D. The tropical savanna climate is characterized by definite dry and wet seasons. तो ट्रॉपिकल सावना क्लाइमेट जो है वो ड्राई और वेट सीजन की वजह से कैरेक्टराइज होता है. द क्लाइमेट टाइप इज फाउंड इन रीजन इज लाइक पार्ट ऑफ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया. क्लाइमेट जो है इस टाइप का वो कौन कौन से रीजन में होता है? अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया. तो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका में ट्रॉपिकल सावना रीजन में होता है जो ड्राई रहता है, वेट सीजन रहता है. द डिस्टिंग्विश फीचर इज seasonal variation between a wet season characterized by heavy rainfall and a dry season with very little or no rainfall. तो इस फीचर का फ़र्क क्या है कि वेट सीजन्स के बीच में और ड्राई सीजन के बीच में फ़र्क क्या है? वेट सीजन जो है उसमें हेवी रेनफॉल रहता है, ड्राई सीजन रहता है उसमें कम रेनफॉल आता है या बिल्कुल रेनफॉल नहीं रहता है. तो यहाँ पर ट्रॉपिकल सावना में जो है बारिश होता है लेकिन तो भी वो ड्राई है. सो करेक्ट आंसर इज डी, विच इज़ डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन्स. हेवी रेनफॉल होता है लेकिन तो भी ड्राई रहता है. वेस्टर्न लाइन्स in the southern hemisphere are stronger and persistent than in the northern hemisphere. Why? तो southern hemisphere का western lights रहता है वो ज़्यादा strong रहता है compared to northern hemisphere से जो persistent रहता है. So पहला, southern hemisphere has less land mass as compared to northern hemisphere. southern hemisphere के पास land mass बहुत कम रहता है compared to northern hemisphere से. Second, Coriolis forces is higher in south hemisphere as compared to northern hemisphere. Coriolis force जो है ज़्यादा रहता है southern hemisphere में compared to northern hemisphere में. Which of the following given above is correct? इसमें से कौन सा statement correct है? A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. A. Statement 1 is correct. The primary reasons the western line in the southern hemisphere are stronger and more persistent than in the northern hemisphere is because the southern hemisphere has significantly less land mass, about 20-degree land and 80-degree water, 80% water. तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 जो है
प्राइमरी रीज़न क्या है? वेस्टर्लीज जो है सदर्न हेमिस्फीयर में स्ट्रॉन्ग रहता है, ज़्यादा पर्सन्स रहता है कंपेयर टू नॉर्थन हेमिस्फीयर से, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर जो है उसमें लैंड मास कम रहता है, 20% लैंड और 80% वाटर होता है, whereas northern hemisphere has 40% land, 60% water. नॉर्थन हेमिस्फीयर में 40% लैंड 60% वाटर होता है. The vast ocean in the southern hemisphere allow westerly winds to move with minimal obstruction, making them stronger and more persistent. बड़ा ओशन जो सदर्न हेमिस्फीयर में रहता है वेस्टर्ली विंड्स को अलाउ करता है मूव होने के लिए मिनिमम ऑब्स्ट्रक्शन से, स्ट्रॉन्गर है तो persistent रहता है. इन कॉन्ट्रास्ट, large landmass in the northern hemisphere create friction and disturb wind flow. जो लैंड मास बड़ा होने की वजह से नॉर्थन हेमिस्फीयर जो है वो फ्रिक्शन क्रिएट करता है और डिसरप्शन होता है विंड फ्लो को. Statement 2 is incorrect. Statement 2 incorrect. The Coriolis forces act equal in both hemispheres at the same latitude and is depend on Earth rotation and the latitude. कोरियोलिस फोर्स करता है इक्वली दोनों हेमिस्फीयर में, सेम लैटिट्यूड डिपेंड होता है अर्थ का एटमोसफियर लैटिट्यूड से. इट डज नॉट मेक वेस्टर्ली स्ट्रॉन्गर इन वन हेमिस्फीयर ओवर द अदर. इस वजह से वेस्टर्ली जो है वो दूसरे हेमिस्फीयर के साथ स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है. द मेन रीज़न फॉर द डिफरेंस इन द लैंड सी डिस्ट्रीब्यूशन. लैंड सी डिस्ट्रीब्यूशन में फ़र्क क्या है? The Coriolis force is stronger near the pole and weaker at the equator, but it does not explain the difference in strength of the westerlies between the two hemispheres. Coriolis force जो रहता है पोल के नज़दीक स्ट्रॉन्ग रहता है, इक्वेटर में कमज़ोर रहता है, और ये एक्सप्लेन नहीं करता है वेस्टर्लीज का स्ट्रेंथ का फ़र्क दो हेमिस्फीयर के बीच में. What could be the main reason for the formation of the Africa and Eurasia desert belt? तो अफ्रीकन यूरेशियन डेजर्ट बेल्ट फॉर्मेशन का मेन रीज़न क्या है? इट इज़ लोकेटेड इन द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल. ये लोकेटेड है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल में. टू, इट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वार्म ओशन करंट. ये वार्म ओशन करंट के इन्फ्लुएंस में है. विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट. कौन सा स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है? 1 only, B2 only, C both 1 and 2, and D neither 1 or 2. Answer is A. तुर्किस्तान, गोबी, थार, सहारा, अरबियन, कल्हानी. The African and Eurasian desert belt, Sahara and Arabian Thar Gobi lies in the subtropical high pressure zone 20 degree to 30 degree latitude. अफ्रीका यूरेशियन डेजर्ट बेल्ट जो है सहारा अरेबिया थार गोबी ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन से 20 to 30 डिग्री लैटिट्यूड में मिलता है. In this region, descending dry air from the Hadley cell suppress cloud formation rainfall, creating arid conditions. इस region में descending dry air Hadley cell से मिलता है, वो cloud formation को suppress करता है, rainfall होता है, arid condition create करता है. This become the main reason for the formation of the desert. Desert बनने का यही main reason होता है. Statement 2 is incorrect. Warm ocean current increase evaporation followed by humidity, leading to higher rainfall in coastal area rather than
डेजर्ट फॉर्मेशंस। तो यहाँ पर स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट रहता है। वार्म ओशन करंट इवापोरेशन को बढ़ाता है ह्यूमिडिटी के साथ, इसकी वजह से हायर रेनफॉल होता है कोस्टल एरिया में कंपेयर टू डेजर्ट फॉर्मेशन से। डेजर्ट्स आर मेनली फाउंड नियर cool ocean current. Example Atacama Desert near the Peru current, Namib Desert near the Venezuela current. तो यहाँ पर वार्म ओशन करंट इवापोरेशन बढ़ाता है ह्यूमिडिटी की वजह से, हेवी रेनफॉल होता है कोस्टल एरिया में, तो कंपेयर टू डेजर्ट फॉर्मेशन से। डेजर्ट जो है वो ज़्यादातर कोल्ड ओशन करंट जैसे कि अटाकामा डेजर्ट पेरू करंट के नज़दीक, नाम्बी डेजर्ट वेनेजुएला करंट के नज़दीक, विच cool the air and reduces moisture holding capacity causing dry condition, जो हवा को ठंडा करता है, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी को ड्राई कंडीशन में बदल देता है। मोreover many desert in these belts are landlocked far from direct ocean influence। ज़्यादातर डेजर्ट जो है लैंडलॉक रहता है और ओशन इन्फ्लुएंस से डायरेक्ट रहता है। The jet aircraft fly very easily and smoothly in the lower stratosphere. What could be the appropriate explanation? तो जेट एयरक्राफ्ट जो है वो फ्लाई करता आसानी से लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में, वो इसका एक्सप्लेनेशन बताओ। There are no cloud or water vapor in the lower stratosphere. The cloud या water vapor नहीं है lower stratosphere में। There are no vertical wind in the lower stratosphere. The lower stratosphere में vertical wind भी नहीं है। Which of the following given above is or are correct in this context? इसमें से कौन सा statement जो correct है? A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. Statement 1 is correct. The lower stratosphere is more free from cloud and water vapor, as the most water phenomena occur in the troposphere below. Statement 1 correct है। लोअर स्ट्रेटोस्फियर जो है वो फ्री रहता है क्लाउड से, वाटर वेपर से। वाटर फेनोमेना जो है वो ट्रोपोस्फियर में होता है, ट्रोपोस्फियर के नीचे होता है। दिस इम्पैक्ट द क्लियर एयर कंडीशन मेकिंग इट डील फॉर जेट एयरक्राफ्ट टू फ्लाई स्मूथली। इसकी वजह से क्लियर एयर कंडीशन मिलता है और जेट एयरक्राफ्ट मिलता है स्मूथली फ्लाई करने के लिए। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। The stratosphere is a stable layer in a vertical air movement, like convection current. तो स्ट्रेटोस्फीयर स्टेबल लेयर रहता है जिसमें कोई वर्टिकल या मूवमेंट नहीं रहता है, जैसे कन्वेक्शन करंट। इन contrast, the troposphere experience turbulence due to rising and falling air masses। तो जो कॉन्ट्रास्ट में ट्रोपोस्फियर एक्सपीरियंस करता है टर्बुलेंस को, एयर मासेस का बढ़ने का नीचे गिरने की वजह से। The absence of vertical wind in the lower stratosphere ensure a steadily flight for jet aircraft। वर्टिकल विंड का एब्सेंस जो है वो लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में रहता है, जिसकी वजह से जेट एयरक्राफ्ट की वजह से स्टेडी फ्लाइट होता है। PWOD stratosphere, it is the second layer of the Earth atmosphere, extending from 12 km to 50 km above the surface। अर्थ एटमॉस्फेयर का जो सेकेंड लेयर वो स्ट्रेटोस्फीयर रहता है, वो एक्सटेंड होता है 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक सरफेस के ऊपर। इट कंटेन द ओजोन लेयर विच ऑब्जर्व हार्मफुल यूवी रेडिएशन।
इसके अंदर ओजोन लेयर रहता है जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन ऑब्जर्व करता है। अनलाइक ट्रोपोस्फियर, टेम्परेचर इंक्रीज विद एल्टीट्यूड ड्यू टू ओजोन अब्जॉर्प्शंस। तो यहाँ पर ट्रोपोस्फियर के जैसा तो नहीं रहता है स्ट्रेटोस्फियर, लेकिन स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर बढ़ता है जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है ओजोन ऑब्जॉर्प्शन की वजह से। ट्रोपोस्फियर में क्या एल्टीट्यूड बढ़ता है तो टेम्परेचर कम होता है। ये स्ट्रेटोस्फियर में उल्टा है, टेम्परेचर बढ़ता है, एल्टीट्यूड बढ़ता है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है ओजोन ऑब्जॉर्प्शन की वजह से। द एयर इज ड्राई एंड स्टेबल विद ऑलमोस्ट नो क्लाउड और वेदर डिस्टर्बेंस। एयर जो है ड्राई रहता है, स्टेबल रहता है, कोई क्लाउड नहीं रहता है, और वेदर जो है डिस्टर्बेंस, जिसकी वजह से सूटेबल फॉर एयरक्राफ्ट एंड वेदर बलून। तो एयर जो है ड्राई रहता है, स्टेबल रहता है, क्लाउड नहीं रहता है या फिर कोई वेदर डिस्टर्बेंस नहीं रहता है, इसलिए जेट एयरक्राफ्ट और वेदर बलून के लिए अच्छा है ये एरिया। टू 2004 tsunami made people realize that mangrove can serve as a reliable safety hedge against coastal calamity. How do mangrove function as a safety hedge? 2004 सुनामी में लोगों को समझ में आया मैंग्रोव जो है एक ट्रस्टेबल सेफ्टी हेज का काम कर सकता है कोस्टल कैलामिटी के वक्त, कोस्टल कैलामिटी के अगेंस्ट। कैसे मैंग्रोव जो है सेफ्टी हेज का काम कर सकता है? The mangrove swamps separate the human settlement from the sea by a wide zone in which people neither live nor venture out. मैंग्रोव स्वैम्प जो रहता है, मतलब मैंग्रोव का जो दलदल रहता है वो ह्यूमन सेटलमेंट्स को सेपरेट करता है सी साइड से बहुत बड़े जोन में। तो लोग जो है यहाँ पे रह भी नहीं सकते और यहाँ पे कुछ बिजनेस भी नहीं कर सकते। बी द मैंग्रोव प्रोवाइड बोथ फूड एंड मेडिसिन विच people are in need of more after any natural disaster. मैंग्रोव जो है वो लोगों के लिए फूड और मेडिसिन का काम करता है जो नेचुरल डिजास्टर के बाद ज़रूरी है। सी मैंग्रोव ट्री आर टॉल विद डेंस कैनोपीज एंड सर्व एज एन एक्सीलेंट शेल्टर ड्यूरिंग साइक्लोन और सुनामी। मैंग्रोव ट्री जो है लंबा रहता है, डेंस रहता है कैनोपी में, और वो एक्सीलेंट शेल्टर का काम करता है साइक्लोन या सुनामी के वक्त। डी द मैंग्रोव ट्री डू नॉट गेट uprooted by storms and tide because of their extensive root. मैंग्रोव ट्री जो है वो स्टोम की वजह से अपरूटेड नहीं होता है और टाइड की वजह से भी अपरूटेड नहीं होता है क्योंकि एक्सटेंसिव रूट्स की वजह से। मैंग्रोव ट्री जो है स्टोम्स और टाइड की वजह से अपरूटेड नहीं होता है क्योंकि इसका रूट जो एक्सटेंसिव है। Mangrove function as a safety hedge due to their extensive root system. मैंग्रोव जो है सेफ्टी हेज का काम करता है कोस्टल नेचुरल डिजास्टर के वक्त क्योंकि मैंग्रोव जो है उसका रूट सिस्टम जो है वो एक्सटेंसिव है। दिस रूट्स एक्ट एज नेचुरल बैरियर प्रोटेक्टिंग कोस्टल लाइन फ्रॉम इरोजन एंड द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग वेव ड्यूरिंग स्टॉर्म साइक्लोन सुनामी। ये रूट जो है नेचुरल बैरियर का काम करता है, कोस्टलाइन को प्रोटेक्ट करता है इरोजन से और स्ट्रॉन्ग वेव में इम्पैक्ट करता है स्टॉर्म साइक्लोन सुनामी के वक्त। द डेंस नेटवर्क ऑफ रूट हेल्प टू डिसिपेट द एनर्जी ऑफ वेव्स रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑन द शोर लाइन। तो रूट्स का जो डेंस नेटवर्क जो रहता है वो वेव का एनर्जी को डिसिपेट करता है और शोर लाइन इम्पैक्ट को रिड्यूस करता है। PWODIS extra hedge. Mangrove are salt tolerant
trees and shrub found in coastal intertidal zone. मैंग्रोव जो है सॉल्ट टॉलरेंट पेड़ है। श्रब जो है वो कोस्टल इंटरडाइलर जोन में मिलता है। प्राइमरी इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, ज़्यादातर ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में मैंग्रोव देखने को मिलता है। दे थ्राइव इन सलाइन वाटर लॉग्स एंड ऑक्सीजन पुअर सॉइल्स। ये मैंग्रोव जो है सलाइन वाटर लॉग और ऑक्सीजन पुअर सॉइल में देखने को मिलता है। स्पेशलाइज स्टिल्स रूट फॉर स्टेबिलिटी एंड न्यूमेटोफोरस फॉर ब्रीथिंग इन लो ऑक्सीजन कंडीशन। इसका रूट जो है स्टिल्थ रूट रहता है स्टेबिलिटी के लिए, और न्यूमेटोफोर्स मतलब ये लो ऑक्सीजन कंडीशन में ब्रीथ कर सकता है, क्योंकि इसका जो रूट जो है वो ग्राउंड से डाउन से लेकर अप तक रहता है। ज़्यादातर जो रूट्स जो रहते हैं यहाँ पे प्लांट्स रहता है और यहाँ पे रूट्स रहता है। लेकिन यहाँ पे कैसा है, मैंग्रोव अगर यहाँ पर रहेगा तो उसका जो रूट्स है वो यहाँ पर भी होगा, ठीक है। और ये न्यूमेटोफोर्स का क्या, ये अपवर्ड रहता है, यहाँ पे बहुत सारे होल्स होते हैं और वो ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करता है। रूट्स न्यूमेटोफोरस रहता है, मतलब लो ऑक्सीजन कंडीशन में ब्रीथिंग करता है। दे एक्ट एज नेचुरल कोस्टल बैरियर protecting shoreline from erosion, storm surges, and tsunami. Also support rich biodiversity, providing habitat for fish, crabs, birds, and other marine life. ये जो है नेचुरल कोस्टल बैरियर का काम करता है, प्रोटेक्ट करता है शोरलैंड को इरोजन से, स्टॉर्म को सर्च करता है, सुनामी, और यहाँ तक ये बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है और हैबिटेट प्रोवाइड करता है फिश, क्रैब, बर्ड्स के लिए, दूसरे मरीन लाइफ के लिए। मेजर मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया इंक्लूड सुंदरबन, महानदी डेल्टा, गोदावरी कृष्णा डेल्टा एंड पिछावर्मा। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है इंडिया में, उसमें क्या क्या रहता है, सुंदरबन, महानदी डेल्टा, गोदावरी कृष्णा डेल्टा और पिछावरन में ये मैंग्रोव का फॉरेस्ट देखने को मिलता है। PWDIS Superhilt logically asks why physical feature mangrove could protect people from the violent water and winds. Only option align with this strong root equal to strong barrier. रूट्स जितना स्ट्रॉन्ग होगा बैरियर भी उतना स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर फिजिकल फीचर जो है मैंग्रोव का, वो कैसे लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता है कोस्टल डिज़ास्टर से और विंड से, क्योंकि आंसर है कि अगर रूट स्ट्रॉन्ग होगा तो बैरियर भी स्ट्रॉन्ग होगा। रूट स्ट्रॉन्ग होगा मैंग्रोव्स का तो बैरियर भी स्ट्रॉन्ग होगा, बाउंड्री भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो करेक्ट आंसर है ये, मैंग्रोव ट्री डू नॉट गेट uprooted by storm and tide because they extensive roots. तो मैंग्रोव ट्री जो है वो स्टॉर्म्स और टाइड की वजह से अपरूटेड नहीं होता है, क्योंकि मैंग्रोव ट्रीज का जो रूट है वो एक्सटेंसिव है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसलिए मैंग्रोव जो है वो सेफ्टी हेज का काम करता है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बैरियर का काम करता है, क्योंकि उसका रूट्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है।